आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यह विषय जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस डीप डाइव में हम ये समझेंगे कि 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के तुरंत बाद झारखंड को एक स्वतंत्र औद्योगिक नीति की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। मतलब एक तरफ तो खनिजों की प्रचुरता थी और दूसरी तरफ भारी औद्योगिक पिछड़ापन। तो इस अजीब विरोधाभास को सुलझाने और राज्य के आर्थिक विकास में इस नीति का क्या रोल था, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जी बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि झारखंड के पूरे इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब झारखंड बना तब स्थिति बहुत ही जैसे कहते हैं ना, चुनौतीपूर्ण थी। राज्य के पास कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिजों का लगभग 40% भंडार था, पूरे भारत का 40%। लेकिन फिर भी ये क्षेत्र गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कुछ कहते हैं ना, जब संसाधन होने के बावजूद विकास नहीं होता। हाँ, उसे संसाधन का अभिशाप या रिसोर्स कर्ज कहते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक अवधारणा है। ये तब होता है जब आपके पास अपार प्राकृतिक संपदा तो है, लेकिन उचित निवेश, विजन और बुनियादी ढांचे के बिना वह संपदा जमीन के नीचे ही दबी रह जाती है। खनिजों को निकालकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था में बदलना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। इसीलिए 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद सबसे पहली जरूरत एक ऐसी नीति की थी जो इस रिसोर्स कर्ज को तोड़ सके। सही कहा आपने। मुझे लगता है कि उस समय नई सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव भी रहा होगा। लाखों लोगों की उम्मीदें थीं। उन्हें दुनिया को ये संदेश देना था कि भाई, झारखंड अब व्यापार और निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। एकदम सही। पुरानी नीतियों से काम नहीं चल सकता था, क्योंकि अविभाजित बिहार के समय जो नीतियां थीं वे मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित थीं, जबकि झारखंड का पूरा डीएनए ही खनिज और उद्योग पर आधारित था। इसीलिए अगस्त 2001 में इस पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और इसे आधिकारिक तौर पर 1 मार्च 2001 से प्रभावी माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना, निजी निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकेंद्रीकरण करना था। औद्योगिक विकेंद्रीकरण मतलब उद्योग सिर्फ 1 या 2 शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे राज्य में फैलें। अगर हम इस नीति की दृष्टि या विजन पर बात करें तो मेरे पास जो नोट्स हैं उसके अनुसार इन्होंने बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए थे। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी। इस नीति का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य था वो था राज्य में 10% की औद्योगिक विकास दर हासिल करना। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए 10% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हासिल करने का लक्ष्य रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा विजन था। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति थी वो थी मूल्य संवर्धन, यानी वैल्यू एडिशन पर जोर देना। इस वैल्यू एडिशन वाली बात को मैं अपने जेपीएससी के छात्रों के लिए थोड़ा और सरल तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार अब ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि झारखंड सिर्फ खदानों वाला राज्य बनकर रह जाए। मतलब लक्ष्य ये नहीं था कि यहाँ से सिर्फ कच्चा माल निकाला जाए, जैसे लौह अयस्क या बॉक्साइट, और उसे ट्रकों में भरकर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सिर्फ कच्चा माल बेचेंगे तो मुनाफा बहुत कम होगा। इसे हम उस आलू और चिप्स वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। जी, कि अगर कोई किसान सिर्फ आलू बेचता है तो उसे मामूली मुनाफा होता है, लेकिन अगर वो चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगा ले तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। झारखंड को भी यही करना था। लौह अयस्क को कच्चा बेचने के बजाय राज्य के भीतर ही उससे स्टील बनाना था। इससे जो मुनाफा होता और जो रोजगार पैदा होते वे झारखंड के अंदर ही रहते। और यही वजह है कि जब हम इस नीति के उद्देश्यों को गहराई से देखते हैं तो तीव्र औद्योगिकरण सबसे ऊपर आता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना और एक संतुलित क्षेत्रीय विकास करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। क्योंकि बिना अच्छी सड़क और 24 घंटे बिजली के कोई निवेशक तो आने से रहा बिल्कुल नहीं आएगा। और इसीलिए प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों यानी प्रायोरिटी सेक्टर्स की एक पूरी सूची तैयार की गई। जाहिर है इसमें खनन क्षेत्र, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र को सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि झारखंड का संसाधन आधार ही वही था। लेकिन मेरे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात और है। चर्चा सिर्फ बड़े बड़े स्टील या सीमेंट प्लांट तक सीमित नहीं थी। इस नीति में लघु और कुटीर उद्योगों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था।
तसर रेशम, कृषि आधारित उद्योग और यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर को भी प्राथमिकता दी गई थी। 2001 के उस दौर में आईटी को प्राथमिकता देना एक बहुत ही दूरदर्शी कदम था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीति निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि बड़े बड़े उद्योग भले ही राजस्व लाते हों, लेकिन सबसे ज्यादा जमीनी रोजगार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर ही पैदा करते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग और हस्तशिल्प को प्राथमिकता देना इसी रोजगार सृजन की रणनीति का हिस्सा था। तो विजन हो गए, उद्देश्य हो गए और प्रायोरिटी सेक्टर्स भी तय हो गए। लेकिन कोई भी उद्योगपति सिर्फ अच्छी बातें सुनकर अपना करोड़ों का निवेश तो नहीं करेगा, उसे कुछ ठोस वित्तीय लाभ चाहिए। तो 2001 की नीति में इस औद्योगिक प्रोत्साहन यानी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स का क्या ढांचा था? इंसेंटिव्स का पूरा एक मजबूत पैकेज तैयार किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो कैपिटल सब्सिडी यानी पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया। इसके तहत उद्योग लगाने पर आने वाली लागत का एक हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देती थी। इसके अलावा भारी टैक्स छूट दी गई। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे जब कोई नया शॉपिंग मॉल खुलता है तो शुरुआत में दुकानों का किराया माफ कर दिया जाता है ताकि वहां व्यापार शुरू हो सके। बिल्कुल वही लॉजिक था। नए उद्योगों को शुरुआत में वित्तीय सुरक्षा देना, बिजली के भारी भरकम बिल से राहत देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही उद्योगों को जो लोन लेना पड़ता है उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का क्या महत्व था उस समय? थी ऐसी है कि कई इलाके बहुत दुर्गम हैं। अगर कोई उद्योगपति किसी पिछड़े इलाके में अपनी फैक्ट्री लगाता है तो उसे कच्चा माल लाने और तैयार माल बाजार तक ले जाने में बहुत ज़्यादा परिवहन खर्च उठाना पड़ता। तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इसी खर्च को कम करने और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए दी गई थी। समझ गई। अब इन सारी कागजी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए एक संस्थागत ढांचे की भी जरूरत थी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JSIDC को मुख्य भूमिका दी। JSIDC का काम औद्योगिक प्रोत्साहन और नीतियों को लागू करना था। और इसी समय वो सिंगल विंडो सिस्टम का भी जिक्र आता है ना? जी हाँ, व्यापार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया। हालांकि 2001 में ये आज के डिजिटल पोर्टल जैसा नहीं था, ये एक भौतिक प्रक्रिया ही थी, लेकिन अवधारणा के स्तर पर यह बहुत बड़ा कदम था। उद्योगपतियों को अलग अलग विभागों के चक्कर काटने से बचाने की एक गंभीर कोशिश थी। और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, वो था हजारीबाग के बरही में मेगा विकास केंद्र यानी मेगा ग्रोथ सेंटर की स्थापना। हाँ, बरही का मेगा ग्रोथ सेंटर ये एक प्लग एंड प्ले मॉडल था, जहां सरकार ने पहले से ही सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी थी ताकि निवेशक सीधा आए और अपना उद्योग लगाएं। लेकिन उद्योग लगाने में जो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है वो है जमीन। झारखंड में जमीन खोजना और अधिग्रहित करना कोई आसान काम तो है नहीं। इस समस्या को कैसे सुलझाया गया? इस नीति के तहत बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किए गए। सबसे पहले तो उद्योगों की स्थापना के लिए 30 वर्ष की लीज पर भूमि आवंटित करने का नियम बनाया गया। इससे निवेशकों को सुरक्षा का एहसास हुआ। और दूसरा, जिला स्तर पर पहली बार भूमि बैंक यानी लैंड बैंक की अवधारणा पेश की गई। लैंड बैंक का मतलब सरकार के पास पहले से चिन्हित जमीन उपलब्ध रखना? बिल्कुल, ताकि निवेशक को जमीन के मालिकों से मोल भाव न करना पड़े। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। औद्योगिक विकेंद्रीकरण के लिए रियाडा और बियाडा जैसे औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सक्रिय किया गया। रियाडा मतलब रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और बियाडा मतलब बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन अब हम इसके आर्थिक महत्व और जमीनी हकीकत पर आते हैं। अगर हम उपलब्धियों के आंकड़े देखें तो इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में 26 वृहत यानी मेगा उद्योग लगे, 106 वृहत यानी मीडियम उद्योग लगे और 18,000 से ज्यादा सूक्ष्म और छोटे उद्योग स्थापित हुए। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि नीति ने शुरुआती गति जरूर पकड़ी थी। इन उद्योगों के जरिए राज्य में 28,424 करोड़ रुपए का निवेश आया और लगभग 63,000 लोगों को सीधा रोजगार मिला। इसी नीति की सोच का परिणाम था कि बाद में 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना हुई, जिसने हस्तशिल्प और तसर रेशम को एक वैश्विक पहचान दिलाई। तो फिर इतने अच्छे आंकड़े होने के बावजूद
जब हम इस नीति का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो इसे पूरी तरह सफल क्यों नहीं माना जाता? कहाँ कमी रह गई थी? कमी कागजों में कम और जमीनी हकीकत में ज्यादा थी। देखिए, उस समय झारखंड में भारी राजनीतिक अस्थिरता थी। सरकारें बहुत तेजी से बदल रही थीं, और जब नेतृत्व बदलता है तो नीतियों के क्रियान्वयन में निरंतरता नहीं रह पाती। इसके अलावा नक्सलवाद और खराब कानून व्यवस्था ने भी कई निवेशकों को डरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो खामी थी वो थी एक ठोस विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का अभाव। विस्थापन का मुद्दा ये तो झारखंड के लिए हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील और दर्दनाक विषय रहा है। जी, इतिहास गवाह है। HEC हटिया का निर्माण हो या स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत चांडिल बांध का बनना, जिसमें 116 गांव हमेशा के लिए डूब गए थे, इन सब ने आदिवासियों और स्थानीय लोगों की उपजाऊ जमीनें छीन ली। उचित पुनर्वास हुआ नहीं। तो जब 2001 की नीति में लैंड बैंक और जमीन अधिग्रहण की बातें आई तो स्थानीय समुदायों में एक पुराना डर फिर से ताजा हो गया। मतलब उन्हें लगा कि विकास के नाम पे फिर से उनका छलावा होगा। और जब स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना जमीन लेने के प्रयास हुए तो पूरे राज्य में एक भारी असंतोष पैदा हो गया। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सबक है। आप कितनी भी बेहतरीन नीति बना लें, जब तक स्थानीय समुदाय उस विकास में सहभागी नहीं होगा, वो नीति सफल नहीं हो सकती। सही बात है। विकास अगर कुछ लोगों को कुचल कर आगे बढ़े तो वो टिकाऊ नहीं होता। चूंकि हमारे बहुत से श्रोता JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस JPSC प्रीलिम्स एग्जाम फोकस सेक्शन में हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से समराइज कर देते हैं। बिल्कुल, JPSC प्रीलिम्स के लिए जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। पहला, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति का वर्ष 2001 है। दूसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 10% औद्योगिक विकास दर हासिल करना था। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जिला स्तर पर लैंड बैंक का निर्माण और उद्योगों के लिए 30 वर्ष की लीज का प्रावधान इसी नीति की देन थी। जी। चौथा पॉइंट, हजारीबाग के बरही में मेगा ग्रोथ सेंटर की स्थापना। और पांचवां, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खनन, स्टील के साथ साथ IT और MSME को भी शामिल किया गया था। ये वो प्रमुख बिंदु हैं जहां से आयोग सीधे प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमने झारखंड की पहली औद्योगिक नीति का पूरा कच्चा चिट्टा खोला। राजनीतिक अस्थिरता और विस्थापन के मुद्दों ने भले ही इसे पूरी तरह सफल न होने दिया हो, लेकिन इसी नीति ने राज्य के आर्थिक सपनों की एक मजबूत नींव जरूर रखी। इसी से सीखकर बाद में 2012 और 2016 की नीतियां बनी। एकदम सही। और आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। आज हमने औद्योगिकरण और निवेश की बहुत बात की, लेकिन किसी भी खनिज समृद्ध क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि तीव्र औद्योगिक विकास की इस अंधी दौड़ में वो अपने मूल निवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा कैसे करे। विकास की कीमत हमेशा विस्थापन ही क्यों होनी चाहिए? क्या उद्योग और आदिवासी संस्कृति दोनों एक साथ नहीं फल फूल सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब खोजना ही सच्चे विकास की कुंजी है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो JPSC की बेहतरीन तैयारी के लिए इस डीप डाइव को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस लौटेंगे। नमस्कार। नमस्कार।